तो लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होती है और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या होता है, और हमने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने जाना था कि ये क्या होता है। हाँ, हमने अदर इनकम हमने जान ली थी क्या होती है, बट अदर इनकम का जो नोट्स टू अकाउंट था हमने वो नहीं देखा था। तो आज इस वीडियो में पहले हम अदर इनकम का जो नोट्स टू अकाउंट है पहले हम वो देखेंगे, ठीक है, कि इस कंपनी की अदर इनकम कौन कौन सी है। उसके बाद हम कंपनी के जो एक्सपेंस है यानी जो खर्चे हैं हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो अदर इनकम है उसके अंदर ये हमारे 4 सेक्शन हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पर दे रखा है इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन फाइनेंशियल असेट्स दैट आर मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी ने इंटरेस्ट इनकम कमाई है किस पे, फाइनेंशियल असेट्स पे, ठीक है। अभी फाइनेंशियल असेट्स कौन कौन सी हैं? पहली हमारी बैंक डिपॉजिट, ठीक है। बैंक डिपॉजिट मतलब कि कंपनी ने अपने बैंक में कुछ पैसा रखा हुआ है तो उस पर उनको इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, मतलब कुछ इस पर इंटरेस्ट मिला है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कंपनी ने किसी को उधार दे रखा है, या फिर आप समझिए कि कंपनी ने किसी कंपनी के जो डिबेंचर्स है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब जो डिबेंचर है वो क्या होता है, देखिए डिबेंचर ना एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, एक तरह डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन वो क्या करता है, वो पैसा उधार पे लेता है, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए कि ABC लिमिटेड एक कंपनी है, अब उनको पैसा उधार पे लेना है तो उनके पास ऑप्शन है कि वो बैंक जा सकते हैं, बैंक से उधार ले सकते हैं, ठीक है, बैंक से लोन ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो क्या कर सकते हैं कि वो डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं, मतलब कि आम जनता से वो पैसा उधार लेना चाहते हैं, ठीक है, आम जनता से पैसा उधार लेना चाहते हैं। तो आम जनता के पास भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना उन दिखाने के लिए, हाँ भाई कि हमने इनको लोन दिया है। तो ABC लिमिटेड क्या करेगी, एक डॉक्यूमेंट देगी, उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा डिबेंचर, ठीक है। और ABC लिमिटेड कहेगी देखो कि हमें 1 लाख रुपए चाहिए और हम इस 1 लाख रुपए पे आपको 10% ब्याज देंगे। अब वो जो ब्याज है हो सकता है वो हाफ ईयरली दे या फिर वो पूरे साल का एक साथ दे, ठीक है। तो ये जो डिबेंचर है इसको हम बोलेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट। तो इसी तरीके से डेट इंस्ट्रूमेंट और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी ने किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, मतलब किसी कंपनी को मान लीजिए उन्होंने पैसा उधार पे दे रखा था, ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट आई है, तो उसे हम तो वो जो इनकम है वो ये रही इनकी, ठीक है। तो इसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट। फिर इंटरेस्ट ऑन स्टाफ लोन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ स्टाफ लोन है, ठीक है, उस पर उन्होंने कुछ इंटरेस्ट उन्होंने कमाया है। अब देखिए ये जो 4 सेक्शन है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कंपनी में ये 4 ही सेक्शन मिले, ये डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कंपनी की जो अदर इनकम है वो कहाँ से आई है। और दूसरा यहाँ पर डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, कंपनी ने म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वहाँ से उन्हें डिविडेंड मिला है, ठीक है। अब डिविडेंड क्या होता है, अब मान लेते हैं कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी को 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अभी 10,000 रुपये की किसके हैं, ये मालिक के हैं, मतलब उस कंपनी के मालिक के। अब कंपनी के मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो कंपनी मान लेते हैं कि इस 10,000 में से 1,000 रुपये अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, ठीक है। तो ये 1,000 रुपये है वो कहलाएगा डिविडेंड, ठीक है। तो कंपनी को यहाँ पे डिविडेंड इनकम जनरेट हुई है। तीसरा जो पोर्शन है वो है अदर गेन्स एंड लॉसेस। तो यहाँ पे कुछ कंपनी को और अलग से कुछ गेन्स एंड लॉसेस हुए हैं, ठीक है। अब कंपनी को अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पर ये जो आइटम्स होते हैं ना वो लिखे होते हैं ब्रैकेट में, लेकिन ये ब्रैकेट में नहीं लिखे हैं तो मतलब ये गेन है, ठीक है। फिर D है हमारा अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी इंटरेस्ट फ्रॉम डेटर्स। हमने डेटर्स को कुछ माल हमने उधार पे बेचा होगा, ठीक है, अब वो टाइम पे पैसा नहीं दे पा रहे तो हमने उनसे ब्याज लिया। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ टैक्स हमारा रिफंड हो गया हो। अब देखिए यहाँ पे जो डेटर है ना, ज़रूरी नहीं कि हमने उनको उधार में माल बेचा हो सकता है कि हमने उनको कुछ उधार में पैसा दिया हो, ठीक है। वैसे अगर हमने उनको कुछ उधार में पैसा दिया तो आमतौर पे वो लोन्स एंड एडवांसेस में आता है। फिर आता है हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड और रिटर्न बैक, ठीक है। अब बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक इंसान है जिसका नाम है मिस्टर पोपट, ठीक है। तो मिस्टर पोपट को हम लोगों ने 10,000 रुपये दिए उधार पे, ठीक है। हमने कहा कि मिस्टर जो पोपट है वो हमको पैसा दे देंगे भाई 1-2 महीने में, लेकिन मिस्टर पोपट ने क्या करा, उन्होंने 2 महीने बाद या 3 महीने बाद उन्होंने पेमेंट नहीं करी, ठीक है। वो अब उनका पता भी नहीं चला, तो यानी कि 10,000 रुपये हमारे डूब गए, है ना। तो जो 10,000 जो हमारे डूब गए उसे हम बोलेंगे बैड डेट्स। क्या बोलेंगे इनको हम, बैड डेट्स, ठीक है।
अब ये हमारे डूब गए, बट क्या हुआ फिर ये 1 साल बाद वापस आए, 1 साल बाद वापस आए, कह रहे यार ये मिस्टर पोपट वापस आ गए। ठीक है, इन्होंने बोला ठीक है यार तुमसे मैंने 10,000 रुपये लिए थे, ये लो वापस ले लो। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, कि हमारा जो पैसा डूब गया था, जो बैड डेट हो गया था, वो रिकवर हो गया। फिर आ गया हमारा मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम मतलब कि यहाँ पे ये जो इनकम है ना, कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब कहाँ से आई है, ये मिसलेनियस है, कुछ मतलब मिली जुली कुछ इनकम है। ठीक है, कहीं से कुछ आ गया, कहीं से कुछ आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो अदर इनकम हमको हमारे यहाँ पर अब समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो अब हम बात करते हैं एक्सपेंस की। ठीक है, तो एक्सपेंस में सबसे पहला जो सेक्शन यहाँ पे दे रखा है हमें, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस क्या है, मतलब ऐसे खर्चे जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है ना, उससे उनको बेनिफिट हो रहा है। तो अब ऐसे कौन से खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि उनको सैलरी देना। ठीक है, उनको सैलरी देना। ठीक है, और जो स्टाफ वेलफेयर है, ठीक है, उसके लिए कुछ पैसा खर्च करना। ठीक है, बोनस वगैरह वो सारी चीज़ें। ठीक है, और ग्रेजुटी वगैरह, तो वो सारा का सारा किस में आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। तो अगर यहाँ पे देखें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कंपनी का लास्ट ईयर कितना था, वो था 3,418। ठीक है, फिर ये अगले साल ये बढ़ गया, कितना हो गया 4,729। अब हमें अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो हम कंपनी के जो नोट्स टू अकाउंट है 21 वो हम देख सकते हैं। तो ये है कंपनी का नोट्स टू अकाउंट 21। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो देखिए सैलरी अलाउंसेज एंड बोनस, उस पर कंपनी ने खर्चा किया है इतने रुपए। ठीक है, 4,092। ठीक है, और लास्ट ईयर इन्होंने खर्च किया था 3,108। ठीक है, तो ये जो फिगर्स है ना सारी ये लैक्स में है, यानी कि 3,108 लाख रुपए इन्होंने लास्ट ईयर इन्होंने खर्च करे थे सैलरी अलाउंसेज और बोनस पे। ठीक है, सैलरी तो आपको समझ में आ गया। अब ये अलाउंसेस क्या है, देखिए अलाउंसेस ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एम्प्लॉयज़ को आने जाने के लिए जो कैब प्रोवाइड की जाती है वो भी किस में आ गया, अलाउंसेस में आ गया। कई बार एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए कुछ जगह दे दी जाती है, तो वो भी किस में आ जाता है, वो भी हमारा अलाउंसेस में आ जाता है। ठीक है ना, और कंपनी को अगर अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ अगर बोनस दिया जा रहा है तो वो भी किस में आ जाता है, वो इस सेक्शन में आ जाता है। ठीक है, मतलब बोनस इसमें हमारा अलाउंसेस में नहीं आता, बस वो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। ठीक है, फिर आ गया कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड्स। ठीक है, अब कंपनी ने कुछ प्रोविडेंट फंड बना रखे हैं या फिर कुछ अदर फंड बना रखे हैं, तो कंपनी ने उस पर भी पैसा खर्च करा है। ठीक है, और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, जैसे होता है ना कि कंपनी के जो स्टाफ है उसके चाय वगैरह हो गई। ठीक है, या फिर पेन पेंसिल स्टेशनरी। ठीक है, तो ये सारा जो खर्चा होता है किस में आता है, ये स्टाफ वेलफेयर में आता है। अब नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेंस है वो है डेप्रिसिएशन अमोटाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखिए अगर आपको कोई बिजनेस है, ठीक है, तो आपके पास कोई ना कोई असेट होगी। अब असेट क्या होती है, देखिए असेट एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जिसके थ्रू आपका जो बिज़नेस है ना वो इसलिए वो रन कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास मशीन है, ठीक है, आप मशीन के थ्रू आप कपड़े बनाते हो, तो मशीन क्या है, आपकी असेट है। ठीक है, अब अगर आप मशीन खरीदते बेचते हो, मतलब आपका मेन बिजनेस ही मशीन खरीदने बेचने का है, तो आप मशीन को असेट नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे बिल्डिंग वगैरह हो गई उसे आप असेट बोल सकते हो। तो असेट और जो हमारे बिजनेस का जो गुड्स होता है उसमें डिफरेंस होता है। तो अब मान लीजिए कि आपने एक मशीनरी खरीदी, आपने मशीनरी 1 लाख रुपए की आपने खरीदी। ठीक है, तो हमें पता है कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आज अपने घर पे आप एक लैपटॉप लेकर आए, बढ़िया सा लैपटॉप लेकर आए। ठीक है, बढ़िया सा लैपटॉप लेकर आए आप। ठीक है, 30,000 रुपये का, अभी ब्रांड न्यू। लेकिन आप अभी इसको अगर आप बेचने जाएंगे तो क्या होगा, कि आपको ये 30,000 रुपये में ये आप बेच पाओगे इसको, तो पॉसिबिलिटीज़ है बिक जाए, और लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं बिकेगा। ठीक है, मतलब अमाउंट इसका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप इसको यूज़ करते रहोगे 1 साल 2 साल, तो ये 30,000 रुपये भी बिकने वाला ही नहीं है, क्योंकि अब ये जो लैपटॉप है वो यूज़ हो चुका है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि मार्केट में नए कंप्यूटर आ गए, मार्केट में नए लैपटॉप आ गए, और उनमें जो फीचर्स है वो और भी अच्छे हैं, और वो कम प्राइस पे, मतलब आपने जो पुराना वाला जो ख़रीदा था उसकी वैल्यू तो 30,000 रुपये है, लेकिन जो नए वाले हैं वो बेटर फीचर में हैं। ठीक है, और ये थोड़े सस्ते भी हैं नए वाले 25,000 के। तो यानी यहाँ पर आपका लैपटॉप वगैरह तो एकदम बढ़िया है, चकाचक है, बट
यहाँ पे क्या हुआ कि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसकी वजह से आपकी जो लैपटॉप है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं 10,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये 30,000 का ही बिकेगा ही नहीं, और मैं 30,000 का मैं लेने वाला भी नहीं हूँ। मैं तो बोलूँगा भाई साहब 10,000 का अगर दे सकते हो तो दे दो, है ना। ठीक है, तो अब ये जो असेट की वैल्यू में जो कमी आई है, असेट की वैल्यू में जो कमी आई है उसे हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा होता है जो हमारी जेब में से जाता भी नहीं है और हो भी जाता है। मतलब कि देखो, आप लैपटॉप लेकर आए, है ना, आपने 2 साल यूज़ करा, आप 30,000 का लैपटॉप लेकर आए, 2 साल आपने यूज़ करा, मार्केट वैल्यू अब आप उसको बेचने का पता चला वो 12,000 का हो गया, मतलब 12,000 का बिक रहा है। तो यानी कि जो 18,000 रुपये वो क्या है, वो लग गया डेप्रिसिएशन। तो जो डेप्रिसिएशन है उसका मतलब क्या है कि असेट की वैल्यू में कमी आना। ठीक है, अब असेट भी ना अलग अलग तरीके की होती हैं। कीजिए, अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, वो हमारा खर्चा होता है। कैसा खर्चा होता है, नॉन कैश एक्सपेंस, मतलब इसके लिए हम कुछ पे नहीं करते, बस असेट की जो वैल्यू कम होती है उसको ही यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो अभी आप सिर्फ इस टॉपिक को मार्क कर लीजिए, ठीक है। जब हम बैलेंस शीट पढ़ रहे होंगे, ठीक है, बैलेंस शीट जब हम उस वहाँ पे आइटम्स हम सारे पढ़ रहे होंगे, तब मैं डेप्रिसिएशन, ठीक है, मतलब ये वाला जो टॉपिक है और असेट दोनों को मैं इंटरलिंक करके मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी के बस आप इतना समझ लीजिए कि ये हमारा खर्चा होता है। फिर आगे हमारा फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, फाइनेंस कॉस्ट वो खर्चे होते हैं जो हमारे लोन लेने पे होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप लोन लेने गए, तो एक हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है जो हमको पे करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक गए और आपने बैंक से बोला, ठीक है, ये रहा आपका बैंक, ये रहा आपका बैंक, आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से कहा कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है, मिल तो जाएगा, लेकिन आपको ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अब मैंने पूछा कितना, तो 10%। फिर बैंक ने कहा कि देखो, अब आपको लोन तो लेंगे, लेकिन लोन तो देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ फ़ीस होती है वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने पूछा वो कैसी फ़ीस, तो उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस, ठीक है। ठीक, तो अब ये जो प्रोसेसिंग फ़ीस है प्लस जो इंटरेस्ट वगैरह है, ठीक है, तो ऐसे जो खर्चे हैं उन्हें हम बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। क्या बोलते हैं, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। अब फाइनेंस कॉस्ट देख लेते हैं डीप में कि यहाँ पर हमने किन किन चीज़ों के हमने पे करा है। तो कंपनी ने यहाँ पर डिटेल में कुछ बता नहीं रखा है। हाँ, यहाँ पर की एक मेन चीज़ है जो मुझे मेरे हाथ लगी है, जो मैं आपको समझाना चाहूँगा बाद में। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बात करी है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 की, ठीक है, जो कंपनी ने अडोप्ट करा है 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। तो ये कंपनी ने अडोप्ट क्यों किया है ये मैं हमारे लिए जानना ज़रूरी है, और उसका कंपनी की जो बैलेंस शीट है, ठीक है, या फिर जो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, हमें ये भी जानना ज़रूरी है। तो अभी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात नहीं करेंगे, चलते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पे हमने अब तक अनकवर कर लिया हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है। डेप्रिसिएशन अभी हमने थोड़ा सा कवर करा है, और फाइनेंस कॉस्ट में बस एक यहाँ पे पॉइंट हमारे हाथ लगा है, वो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116, ठीक है, वो हमें देखना ज़रूरी है। और बाकी जो 3 पोर्शन हैं ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है, फिर जो टैक्सेस होते हैं, ठीक है, उनके बारे में, फिर प्रॉफिट फॉर द